देखो, आज तुम्हारा जो है पहला क्लास है तो दूसरा, परंतु हम फिर से एक बार यानी कि तुम सभी को बताना चाहते हैं, वे सभी तुम सभी को पढ़ा चुके हैं। तो आज जो है पहला क्लास वो है क्या बेटा, वो इतिहास है। आज का जो पहला क्लास है वो क्या हम पढ़ाई करेंगे, इतिहास। इतिहास में जो पहला चैप्टर तुम्हारा है वो है तुम्हारा राष्ट्रवाद, यूरोप का राष्ट्रवाद। पहला जो चैप्टर है वो पहला चैप्टर का नाम क्या है, यूरोप का राष्ट्रवाद। तो यूरोप का राष्ट्रवाद बताने से पहले सबसे पहले हमें इतिहास के बारे में जान लेना जरूरी हो जाता है। कोई पूछ देगा इतिहास है क्या, इतिहास हम क्यों पढ़ते हैं, इतिहास किस लिए पढ़ा जाता है। तो सबसे पहले हमें सीधे चैप्टर पे कूद के मत चला जाना है, चैप्टर पे डायरेक्ट कूद करके मत चला जाना है। थोड़ा सा हमें उससे पीछे के इतिहासों के बारे में जानकारी ले लेना है। समझ में आया? क्या करना है, पीछे के इतिहासों के बारे में हमें जानकारी ले लेना है। तो इतिहास जो आता है बेटा वो तुम्हारा सोशल साइंस में आता है। इतिहास कहाँ आता है, सोशल साइंस के अंदर आता है। सोशल साइंस का मतलब होता है तुम्हारा सामाजिक विज्ञान। सोशल साइंस का मतलब क्या होता है, सामाजिक, और साइंस का मतलब क्या होता है, विज्ञान। तो हमें जो पढ़ना है वो सामाजिक विज्ञानों के बारे में पढ़ना है। और इस सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत तुम्हारा 4 गो विषय आता है। ये विषय जो है वो 4 विषय आते हैं। ये विषय कौन कौन से आते हैं, तो जैसे हम पहला जो बताए हैं वो है हिस्टोरी, जिसे इतिहास कहते हैं। दूसरा है बेटा ज्योग्राफी, भूगोल। तीसरा सिविक्स, नागरिक शास्त्र। और चौथा जो है इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र। हमें ये चारों विषयों के बारे में क्लास 10th में अध्ययन बेहतर से करना है, अच्छा तरीका से करना है, बहुत ही सावधानी, बहुत ही अच्छा से, एकदम सॉफ्टली में उसको हमें जानकारी लेना है। जब तुम लोग 12वीं में जाओगे, अगर आर्ट्स विषय रखोगे, तो जैसे यहाँ सोशल साइंस के अंतर्गत हम लोग 4 विषय पढ़ते हैं, उसी प्रकार जब 12वीं में तुम लोग जाओगे तो वहां पे हमें प्रत्येक विषयों का अपना अपना अलग अलग सा क्या होता है, बुक होता है। इतिहास अगर पढ़ना है तो इतिहास का हमें सिंगल एक ही बुक पढ़ना होगा। भूगोल का एक बुक पढ़ना है। ज्योग्राफी यानी कि उसके बाद सिविक्स हो। बहुत सारा विषय है जहाँ अलग अलग विषयों के बारे में हमें क्या करना है, वहाँ पे पढ़ाई करना है। परंतु हम 10वीं में है तो यहाँ पे सोशल साइंस कर दिया गया है और इसके अंतर्गत तुम्हारा 4 गो विषय डाल दिया है। तो हमें अब जो आज के दिन जो हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं वो है तुम्हारा क्या, इतिहास। तो सबसे पहले इतिहास, इतिहास है क्या, इतिहास है क्या, तो इतिहास का जो मतलब होता है वो होता है अतीत का अध्ययन करना। क्या होता है बेटा, अतीतों का अध्ययन करना। अतीत का मतलब क्या होता है, अतीत का मतलब क्या होता है, हम लोगों का जो पूर्वज है, तो इसको हम इतिहासों में जानकारी लेंगे। ऐसा नहीं हमारा यानी कि हमारा बाप का जो बाप है उस सब के बारे में हम इतिहास में पढ़ेंगे क्या, हमारे उनके जो बाप का बाप है उन सब के बारे में इतिहास में पढ़ेंगे क्या, नहीं, हम उन सभी के बारे में इतिहास में नहीं पढ़ेंगे। हम उन व्यक्तियों के बारे में इतिहास में पढ़ेंगे जो इतिहास के पन्नों में दर्शाया गया है, जो इतिहास के पन्नों में दर्शाया गया है। जैसे अगर पढ़ना है तो हमें पढ़ना क्या है, बाबरों सब के बारे में, हुमायूं सब के बारे में, अकबर के बारे में, शाहजहां। अभी हमारे नजरों के सामने में आ जाओ, शाहजहां, हम बोलते हैं ताजमहल किसने बनाया था भाई, क्या हमारा बाबा ने बनाया था, हमारा पूर्वज ने आकर के ताजमहल बनाया था। अगर हमारा पूर्वज आकर के ताजमहल बना दिया रहता तो हमारा पिता का, हमारा पूर्वज का भी नाम इतिहास के पन्नों में दर्शाया रहता। आज शाहजहां के जगह पे हमारा भी पूर्वज का नाम रहता, लेकिन नहीं ना है। तो हम कहाँ से उजागर करते हैं, इतिहास के पन्नों से। इतिहास पढ़ के हम उन पूर्वजों के बारे में जानते हैं जो हमारे भारत देशों के लिए क्या किया था,
किसने मतलब यानी कि आजाद किया था भारत को, किसने उस पे गुलाम हुआ था, हम उन सभी के बारे में इतिहासों के पन्नों में जानकारी लेंगे। तो इतिहास का जनक अगर बोले तो इतिहास का जनक हम किसे कहते हैं? हेरोदोतस को कहते हैं। किसको कहते हैं बेटा? तो हेरोदोतस को कहते हैं। हेरोदोतस को क्या कहा जाता है? इतिहास का पिता कहा जाता है। अगर पूछ दे फादर्स ऑफ हिस्टोरी, तो फादर्स ऑफ हिस्टोरी मतलब इतिहास का पिता कौन है? तो हेरोदोतस को इतिहास का पिता कहा जाता है। हम पिछले क्लास में तुम सभी को बता चुके थे, परंतु हम वीडियो अपलोड नहीं किए हुए थे यूट्यूब पे, इसी के कारण हम फिर से तुम सभी को बता रहे हैं, एक अच्छा तरीका से फिर से समझा रहे हैं। इतिहास को दो वर्गों में बांट दिया गया है, एक है इति और दूसरा है तुम्हारा हास। इति का मतलब होता है बेटा तुम्हारा अवश्य ही, और हास का मतलब होता है घटना घटा होगा। तो हमें जो अवश्य ही घटना घटा होगा, कब हुआ होगा, नहीं हुआ होगा, वो सभी इतिहास के पन्नों में दर्शा दिया जाता है। वे सभी इतिहास के पन्नों में दर्शाया जाता है। इसको फिर से हम लोग क्या करते हैं? पुनः उसको हम लोग फिर से इतिहास पढ़ के हम सभी उसके बारे में जानकारी लेते हैं, उसी को इतिहास कहा जाता है। उसके बाद यहाँ देखो इतिहास, हमें इतिहास में कैसे पढ़ाई करना है? हम भारत के इतिहासों के बारे में हम पढ़ाई करेंगे, भारत के इतिहासों के बारे में हम जानेंगे। और हमें जानना है तो विश्व का इतिहास, विश्व का कहे तो पूरे जितने भी हमारे पृथ्वी पर जितने भी टोटल देश हैं, उन सभी देशों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। समझ में आया? तो इतिहास में हम भारत का इतिहास के बारे में पढ़ाई करेंगे और विश्व के इतिहासों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। यहाँ इतिहास को 3 वर्गों में बांट दिया गया है। इतिहास को बेटा 3 वर्गों में बांट दिया गया है। इतिहास को 3 वर्गों में बांट दिया गया है। अब ये 3 वर्गों में बांटा गया है। सबसे पहले प्राचीन इतिहास, क्या है? प्राचीन इतिहास। दूसरा जो है मध्यकालीन इतिहास, और तीसरा जो है आधुनिक इतिहास। जैसे हम लोग इसे कह सकते हैं भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल। वही चीज है तुम्हारा प्राचीन इतिहास जो बीता हुआ था, ठीक है। आधुनिक इतिहास मतलब बीच वाला जो भाग है, उस भाग को हम लोग क्या कहते हैं? यानी कि मध्यकालीन इतिहास। और अभी जो युग चल रहा है, अभी जैसे 2026 चल रहा है, तो 2026 में जितने भी घटनाएं के बारे में हम लोग जान रहे हैं, जितने भी अभी देखो ना इजराइल और अमेरिका के साथ युद्ध हो रहा है। तो भाई युद्ध जो हो रहा है हम लोगों के आंख के सामने में हो रहा है ना? नहीं भाई, हम लोगों के आंख के सामने में थोड़ी हो रहा है। हम लोग हैं मधुबनी जिले के पिपरा घाट में, और हो रहा है कहाँ पे? इजराइल में अमेरिका के साथ। तो हम लोग कहाँ न्यूज के माध्यम से न देख रहे हैं? और ये कहाँ दर्शाया जाएगा? वो चीज इतिहास के पेजों में दर्शाया जाएगा। हम लोग जब शादी होंगे, हम लोगों का जब बाल बच्चे होंगे, तब वे लोग पढ़ाई करेगा कि नहीं उस समय में इजराइल ने अमेरिका को क्या किया था? बहुत ही घातक कर दिया था। तो ये दर्शाया जाएगा। हमारा तो अभी मैरिज हुआ नहीं, तुम लोगों का अभी मैरिज हुआ नहीं, बाल बच्चा होगा तो उनको जानकारी कहाँ से प्राप्त होगा? इतिहास के पेजों से ना, वहीं से ना। तो वही चीज है आधुनिक मध्य। अभी जो घटना घटा है तुम्हारे आंखों के सामने में, अभी जो घटना घटा है, कल या परसों का देखा होगा, तू लोग भी बोल रहा था कि एक सत्तू वाला ने क्या किया, यानी कि एक इंसान का गर्दन को रेत करके और उस मुंडी को क्या किया था? रोड पे छोड़ दिया, ठीक है। और वही चीज तो हो सकता है इसको भी लिख दे। ऐसा अभी घटनाएं हो रहा है सोशल माध्यम के, यानी कि सोशल मीडिया के माध्यम से। सोशल मीडिया बहुत अच्छा है तो बहुत बेटा खराब भी हम मान सकते हैं। उसको सही इस्तेमाल करो तो अच्छा है, अपने आप को दिखावा मत ना करो। देखा होगा अभी के जमाने में बहुत ऐसे भी यानी कि इंसान है, ऐसे लड़के हैं जो साइकिल मोटरसाइकिल पे यानी कि चढ़ जाएगा, एकदम हाथ छोड़ देगा। भाई अगर एक्सीडेंट हो जाओगे तुम्हारा क्या होगा? तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे
घर वाले भी पेराएगा ना। तो वही चीज है। तो यहाँ देखो, अब हम वहां की बातें छोड़ करके यहाँ आते हैं। इतिहास को 3 वर्गों में बांट दिया गया है। एक है तुम्हारा प्राचीन इतिहास, दूसरा तुम्हारा है क्या, मध्यकालीन इतिहास, और तीसरा है आधुनिक इतिहास। हम पिछले क्लास में भी बताए थे कि सबसे पहले हम मध्यकालीन इतिहास को अलग कर लेते हैं। मध्यकालीन इतिहास में हम अगर मान ले 750 ईस्वी से लेकर के अगर 1750 ईस्वी तक अगर हम जानकारी लेते हैं, 750 ईस्वी से लेकर के 1750 ईस्वी तक के जितने भी यानी कि जानकारी है हम मध्यकालीन इतिहास में लेंगे। समझ में आया। अब 750 से जब हम पीछे की ओर जाएंगे तो 750 ही जाएंगे ना, तो यहाँ हम कहाँ से शुरुआत करेंगे भाई? शुरुआत तो हमें इससे पहले की घटना को कहाँ पढ़ना है, प्राचीन इतिहास में ना। 750 से पहले की घटना को, 750 से पहले की घटना को हमें कहाँ पढ़ना है बेटा? प्राचीन इतिहास में पहले की घटना। और उसके 750 के बाद वाली घटना को 750 से लेकर के 1750 मतलब पूरे 1000 वर्ष की घटना को हमें कहाँ पढ़ना है? मध्यकालीन इतिहास में। और आधुनिक इतिहास का बात करें तो 1750 से लेकर के अभी जो मान लेते हैं चल रहा है 2026, जितने भी घटनाएं घट रहा है उन सभी के बारे में हम कहाँ पढ़ाई करेंगे? आधुनिक में, जो अभी चल रहा है। समझ में आया ना, जो अभी चल रहा है। अब यहाँ पे एक ये बताओ, ईस्वी, यहाँ जो ईस्वी है ये शताब्दी क्या होता है एवं दशक क्या होता है? हम बोल दे कि ये शताब्दी शब्द हम लोग इतिहास में बारंबार सुनने को मिलेगा। तो ये शताब्दी क्या होता है एवं दशक क्या होता है, कोई बता सकते हो क्या? ठीक है। तो देखा होगा अभी आईपीएल चल रहा है। अभी क्या चल रहा है बेटा? आईपीएल किसी ने शतक मारा है ये आईपीएल में क्या अभी तक? अभी तक 10 हुआ, उसमें 100 हुआ। अभी तक किसी ने शतक मारा है? किसी ने नहीं मारा है। या मारा है आईपीएल में इस बार 2026 में? हम तो नहीं देखते हैं। तो आईपीएल में जैसे मान लेते हैं 100वां रन को हम शतक कहते हैं, इसी प्रकार 100 वर्ष को हम लोग क्या कहेंगे? शताब्दी कहेंगे। 100 वर्ष को हम लोग क्या कहते हैं बेटा? शताब्दी कहते हैं। समझ में आया। और ये दशक क्या होता है? 10 वर्ष। दशक क्या होता है? मतलब 10 वर्ष को एक दशक कहा जाता है। 10 वर्ष को क्या कहा जाता है? एक दशक कहा जाता है। समझ में आया। अगर तुम सभी से ये पूछ दिया जाए कि अभी बेटा ये बता दो कि अभी कौन सी ईस्वी चल रहा है, अभी जो चल रहा है वो कौन सी ईस्वी चल रहा है या कौन सा शताब्दी चल रहा है, तो क्या बोलोगे? कौन सी शताब्दी चल रहा है? अभी 2026 चल रहे हैं ना। अभी बेटा क्या चल रहे हैं तुम्हारा? 2026। कोई पूछ दे कि ये 2026 कौन सी ईस्वी में जाएगा या कौन सी ईस्वी शताब्दी में आएगा या कौन सा शताब्दी है? 20वीं शताब्दी। ये कौन सी शताब्दी है भाई? ये 2021 है। तो ये 21वीं शताब्दी में आ जाएगा रे भाई। अब देखो समझने का मतलब, ये 21वीं शताब्दी। 21वीं शताब्दी तुम्हारा इसलिए बोले हैं, कहाँ से शुरू होता है ये 21वीं शताब्दी? तो आधुनिक जो होता है, यहाँ पे आधुनिक का मान लेते हैं। तो आधुनिक अगर 200 से स्टार्ट होता है ना, 2000, यहाँ ये शुरुआत कहाँ से हुआ था? ये 1999 तो हुआ होगा। 1999 के बाद हम लोग क्या कहेंगे? 99 के बाद 100 हम बोलेंगे क्या? यानी कि 19 और 100 ऐसे पर हो गए। नहीं, ये आ जाएगा 2000 ईस्वी। और जब 2000 ईस्वी आ जाएगा, 2000 से लेकर के 2100, ठीक है, कहाँ तक बेटा? 2100। तो हम अभी बोले हैं 100 वर्ष। कितना वर्ष? 100 वर्ष। तो ये इसमें टोटल जो आ जाएगा वो 100 वर्ष आ गया। तो 100 वर्ष जब ये हुआ तो एक शताब्दी हुआ।
तो ये 100 वर्ष मतलब यहाँ कहाँ चला जाएगा, 21वीं शताब्दी। अभी 20वीं यानी कि 2026 चल रहा है ना, ये क्या चल रहा है, अभी हम लोग जो हैं वो 21वीं शताब्दी में है। और 21वीं शताब्दी समाप्त होने को, 21वीं शताब्दी बेटा समाप्त होने को अभी कितना दिन बाद, कितना ईयर्स बाद की है, 100 में 26 को माइनस करो, 100 में 26 को माइनस करोगे तो शायद हमको कितना 84 हुआ, है 74 84 नहीं 74 हुआ। मतलब यहाँ पे कितना, अभी 21वीं शताब्दी पूरे बीतने में कितना दिन बाकी, कितना यानी कि वर्ष बाकी है, 74 वर्ष बाकी, 74 साल बाकी है, तब जाकर के हम लोग 21वीं शताब्दी को पार कर जाएंगे। तब 22वीं शताब्दी तुम्हारा क्या होगा, स्टार्ट होगा। समझ में आ गया ये शताब्दी क्या होता है। अब हम अगला, आज हम लोग जो पढ़ाई कर रहे हैं वो है तुम्हारा यूरोप में राष्ट्रवाद। ये क्या है बेटा, यूरोप में राष्ट्रवाद। ये यूरोप क्या है, तो यूरोप एक महादेश के अंतर्गत आ जाता है। ये महादेश क्या होता है, तो एक से अधिक देशों को जब समूह होता है या एक से अधिक देशों का जब मिलान होता है तब जाकर के एक महादेश बनता है। तब जाकर के क्या बनता है बेटा, एक महादेश बनता है। दुनिया में 7 गो महादेश है। दुनिया में कितने महादेश हैं बेटा, दुनिया में 7 गो महादेश हैं। ये 7 महादेश का नाम पता होना चाहिए, क्योंकि तुम्हारा ये पता होना चाहिए। क्या है, पहला एशिया महादेश, दूसरा यूरोप महादेश, तीसरा क्या है बेटा, अफ्रीका महादेश, चौथा क्या है तुम्हारा उत्तरी अमेरिका, तीसरा क्या है दक्षिणी अमेरिका, छठा क्या है अंटार्कटिका, और सातवां क्या है ऑस्ट्रेलिया। ये दुनिया के टोटल जो महादेश हैं वो कितने महादेश हैं, तो वो 7 गो महादेश है। समझ में आ गया, दुनिया में कितने महादेश हैं, तो 7 गो महादेश हैं। अब ये भारत की खोज किसने किया, और या बोल दे कि अगर बोल दे कि तुम्हारा भारत है, ये भारत जो है वो कौन से महादेश में आता है, भारत कौन से महादेश में आते हैं, तो भारत बेटा एशिया महादेश में आता है। भारत कौन से महादेश में आते हैं, तो भारत एशिया महादेश में आते हैं। समझ में आया। अब आगे हम लोग चलते हैं। अगर बोल दे भारत तो एशिया महादेश में आते हैं, लेकिन भारत की खोज किसने किया था, भारत की खोज किसने किया था, तो भारत का खोज जो करने वाला जो इंसान था, जो महापुरुष था, वो कौन था, तो वास्को डी गामा। वे कहाँ के रहने वाले थे, तो यूरोप के रहने वाले थे। देखो भारत की खोज किसने किया था, तो भारत की खोज किसने किया था, तो वास्को डी गामा ने किया था। वास्को डी गामा कहाँ के रहने वाले थे, तो यूरोप के रहने वाले थे। सबसे पहले वास्को डी गामा जहाँ भारत आए हुए थे, वो कहाँ पे आया हुआ था, भारत सबसे पहले जो भारत में आए हुए थे वास्को डी गामा, वो कहाँ पे आया हुआ था, तो तुम्हारा केरल में आया हुआ था। समझ में आया। अब यहाँ पे आते हैं, ये राष्ट्रवाद, यहाँ यूरोप के बारे में समझ गया, तो यहाँ पे आओ राष्ट्रवाद के बारे में हम बता दें कि राष्ट्रवाद क्या होता है। ये राष्ट्रवाद जो होता है, मान लेते हैं ये एक देश है, ये क्या है, एक देश है, और देश के एक राजा है। देश के क्या है बेटा, एक ये राजा है, और ये राजा के संग संग ये क्या है, वहाँ के जनता है। राजा के संग संग बेटा यहाँ पे क्या है, एक ये जनता है, और ये राजा क्या करता है, उस जनता पर अत्याचार करता है। समझ में आया। उस राजा ने क्या करता है कि उस जनताओं पे अत्याचार करता है, तो ये जनता में एकता होना चाहिए, एकता की भावना होना चाहिए। जब तक ये जनता में एकता की भावना न हो, तब तक उस राजा को हम उठा करके फेंक नहीं सकते हैं। जैसे मान लेते हैं ये भारत का राजा है, अभी मान ले भारत की राजा अगर ये है,
अगर हमारे प्रधानमंत्री भारत का है, अगर वे हमारे प्रजा पे, हमारे जनता पे अगर यानी कि क्या करना शुरू कर दे, अत्याचार करना शुरू करे, तो हम जनता उनको क्या करेंगे, हम जनता उनको क्या करेंगे, तो उनके खिलाफ एक्शन लेंगे। उनके खिलाफ एकजुट होने के बाद क्या करोगे, एकजुट होने के बाद उनके खिलाफ क्या करेंगे, एक्शन लेंगे और वहां से उनको उठा करके समाप्त कर देंगे, फेंक देंगे। तो ये जनता का जो हम बात कर रहे हैं, तो भारत के नहीं, ये हम यूरोप के जनता के बात कर रहे हैं, ठीक है। ये कहाँ के जनता के बात कर रहे हैं, यूरोप के। और यूरोप में एक देश है, यूरोप में एक देश जो है वो है फ्रांस, ठीक है। वे है फ्रांस। वे फ्रांस जो है, वे राजा है, ये राजा का नाम तुम्हारा है लुई 16वां। इस राजा का नाम है क्या बेटा, लुई 16वां। जो वहाँ के जनता पे क्या करता था, अत्याचार करता था। वहाँ के जनता पर क्या करता था बेटा, अत्याचार करता था। उसने 1789 ईस्वी में उसने अत्याचार करना शुरू किया। और ये जनता कहाँ का है, तो ये जनता भी फ्रांस के जनता है। कहाँ के जनता है बेटा, फ्रांस के जनता है। समझ में आया। तो उसने क्या किया, राष्ट्रवाद का मतलब ये होता है सभी जनता में, जितने भी जनता हैं, सभी जनता में देश के प्रति चाहे प्रेम हो, लगाव होना चाहिए, चाहे हम क्यों न हो। हमारे भारत देश में अगर मान लेते हैं, हम अपने घर के बारे में बात करते हैं अभी, तब हम चले जाएंगे भारत पे। हमारे देश, हमारे अपने घर में अगर हमारे पड़ोसी से अगर झगड़ा हो जाए, लड़ाई हो जाए, तो हम लोग क्या करेंगे। हमारे घर में अगर कितना भी मतलब यानी कि एकता न हो, हमारे घर में कितना भी एकता न हो, तो उस समय क्या हो जाता है, एकजुट हो जाता है हम लोग का भी फैमिली। तो यहाँ पे बेटा हमारे पूरे देश के बारे में जानकारी लेना है ना, तो यहाँ हमें पूरे देश का यानी कि भाग को बदलना है। तो यहाँ हम अपने जितने भी जनता है भारत में रहने वाले या फ्रांस में रहने वाले, उसने क्या किया, एकता करके लुई 16वां पर क्या किया, उसने एक्शन लिया, आवाज उठाया, रोड जाम किया, जो भी किया। समझ में आया। तो वहां के जनता में या जनता में एकता की भावना होना चाहिए, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, राष्ट्रवाद कहते हैं। उसी को हम लोग क्या कहेंगे, राष्ट्रवाद कहते हैं। समझ में आया यहाँ तक। अब यहाँ देखो, राष्ट्रवाद का विकास सबसे पहले यूरोप में हुआ था। राष्ट्रवाद का जो विकास हुआ था सबसे पहले कहाँ हुआ था, तो यूरोप में हुआ था। यूरोप के फ्रांस से शुरू हुआ था। यूरोप से कहां से शुरू हुआ था, तो फ्रांस से शुरू हुआ था। और ये घटना जो है 18वीं 19वीं शताब्दी में हुई थी। 18वीं एवं 19वीं शताब्दी की ये घटना है, जिसे हम आगे पढ़ाई करेंगे, ठीक है। अब ये राष्ट्रवाद क्या है, तुम्हारा चैप्टर ही है यूरोप में राष्ट्रवाद। तो ये राष्ट्रवाद क्या होता है, सबसे पहले हम इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना होता है, राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना होता है, क्या होता है बेटा, भावना होता है। राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना होती है या होता है जो किसी विशेष भौगोलिक या सांस्कृतिक अथवा सामाजिक क्षेत्र में रहने वाले लोगों में एकता होना चाहिए। कोई भी संप्रदाय के लोग हैं, कोई भी कास्ट के लोग हैं, कोई भी सांस्कृतिक अथवा भौगोलिक सामाजिक क्षेत्र में रहने वाले हैं, उन सभी में क्या होना चाहिए, एकता होना चाहिए। समझ में आया। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, राष्ट्रवाद कहते हैं। राष्ट्रवाद का विकास 18वीं 19वीं सदी में यूरोप में हुआ था। हम अभी बोले थे कहाँ से शुरुआत हुआ था, यूरोप से शुरुआत हुआ था, फ्रांस से शुरुआत हुआ था। कब, तो 18वीं 19वीं शताब्दी में हुआ था, ठीक है। राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति 1779 में फ्रांस में हुई थी। राष्ट्रवाद यूरोप में पूर्ण जागरण, ये पूर्ण जागरण का मतलब क्या होता है, यहाँ समझ लेते हैं। पूर्ण जागरण का मतलब ये होता है कि 14वीं सदी में, क्या बता, कि 14वीं सदी से लेकर के 16वीं सदी तक, कितना,
14वीं सदी से लेकर के 16वीं सदी तक यूरोप में जो सांस्कृतिक एवं धार्मिक यूरोप में सांस्कृतिक एवं धार्मिक प्रगति आंदोलन तथा युद्ध हुए थे, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? पूर्ण जागरण। इसी को क्या कहते हो? पूर्ण जागरण। यूरोप 19वीं सदी से 14वीं सदी से लेकर के 16वीं सदी तक यूरोप में सांस्कृतिक एवं धार्मिक आंदोलन तथा युद्ध हुई, उसे ही क्या कहते हो? पूर्ण जागरण कहते हैं। जो अब अगर हम लोग बोल दे, अगर तुम सभी से पूछ दिया जाए क्या तुम राष्ट्रवादी हो या राष्ट्रवाद हो, राष्ट्रवाद से तुम्हें प्रेम है, तो क्या जवाब दोगे? राष्ट्रवाद से प्रेम है भाई या न है? अभी तो पढ़े हो न पढ़े हो? हमें अपने देश से प्रेम ना है, जिस देश में रहते हो उससे प्रेम ना है। किसी ने आकर के वहां हमारे देशों पर आक्रमण कर दिया तो क्या करोगे? बम गोला फेंके। हाँ, तो यही है जो अपने देश के प्रति सोच और भावना की यानी कि लगाव की भावना का विकास हो, उसी को हम राष्ट्रवाद कहते हैं। अगर ये छोटा सा लाइन में अगर राष्ट्रवाद की वही समझो, छोटा सा लाइन में अगर राष्ट्रवाद की हम एक परिभाषा दे तो क्या बोलेंगे? जो अपने देश के प्रति सोच और जो अपने देश जिस देश में हम रहते हैं उस देश के प्रति हमारा सोच कैसा होना चाहिए, हमारा लगाव कैसा होना चाहिए, उस देश के प्रति हमारा प्रेम कैसा होना चाहिए, उसी का जो विकास हो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? राष्ट्रवाद कहते हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? राष्ट्रवाद कहते हैं। समझ में आया? तो आज का क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं।